अच्छा जी, मेरा बच्चा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये है तो सिर्फ एडिटोरियल को पढ़ने का एक तरीका कि एडिटोरियल को कैसे पढ़ा जाए। एक तो गुजारिश मेरी ये है कि आप जो सीएसएस के मुसाफिर हो ना, आप लोगों को पूरी अखबार पढ़ने की तो जरूरत है नहीं। ठीक। अखबार का हमें सिर्फ 15% हिस्सा चाहिए होता है, और उस 15% हिस्से में जो एडिटोरियल्स हैं, उनका एक मेन लॉयंस शेयर उनका ही है। एडिटोरियल पढ़ते हैं हम, ओपिनियन पढ़ते हैं हम, और कोई भी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव न्यूज हम पढ़ते हैं कि जिसका हमारे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे असर हो रहा हो। हमारी दुनिया में ना, इस इस खित्ता अर्ज पर, इस प्लेनेट अर्थ पर, या तो कुछ हो रहा है या कुछ पड़ा हुआ है। यानी वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड हैपनिंग्स। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड हैपनिंग्स। अब हमने देखना होता है कि वो जो हैपनिंग्स हैं, उन हैपनिंग्स में से हमारे काम की हैपनिंग्स कौन सी हैं, हमारे जो सीएसएस में काम आती हैं। वो कुछ 8 से 10 डोमेन्स हैं, वो मैं शेयर करूंगा आपसे कि उन हैपनिंग्स को आपने फॉलो करना है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की वो फॉरेन पॉलिसी आपने फॉलो करनी है, पाकिस्तान का हर वो मुआहिदा आपने फॉलो करना है, पाकिस्तान का जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो, उसका हर विजिट आपने फॉलो करना है कि जिसमें हमें मुआशी फायदा हो रहा हो, जिसमें हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा हो। इसी तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अगर कोई एजुकेशन की दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो रहा है, अब तो आपने उसको फॉलो करना है। जैसे जेंडर के इशू के ऊपर कोई भी अच्छा या बुरा काम हो रहा है, तो उसको आपने फॉलो करना है। तो खबर को यूं फॉलो किया जाता है। वो डोमेन, सेट डोमेन्स मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अब मैंने वो बतानी शुरू की ना, तो ये ऐसे का टॉपिक है। तो मैं अपने आज वाले ट्रैक से हट जाऊंगा पीछे। अब मैं ये गुजारिश कर रहा था कि आप लोगों को जो 15% अखबार पढ़ने की जरूरत होती है ना, उसमें एडिटोरियल्स का बहुत बड़ा हाथ है। एडिटोरियल पढ़ने से आपको बड़ा फायदा होगा। ना सिर्फ आपकी इंग्लिश बेहतर होगी, ना सिर्फ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर होगी, ग्रामेटिकली भी और एक्सप्रेशनिस्टिकली भी आपको बिल्कुल फ्रेश यूजेस पता चलेंगे ग्रामर के, और आपको बड़े बड़े अच्छे एक्सप्रेशन भी पढ़ने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पे आपकी वोकेबलरी में ऑटोमेटिकली इजाफा होता जाएगा। वो भी मैं आपको आज आपको समझाऊंगा कि वोकेबलरी भी एडिटोरियल के थ्रू कैसे देखनी है। आपका करंट अफेयर अच्छा होगा। अब करंट अफेयर में भी मैं मुख्तसरन ये बात बताऊं कि पूरी दुनिया में कई हैपनिंग्स हो रही हैं, लेकिन हमने कुछ लिमिटेड हैपनिंग्स को फॉलो करना है। बल्कि मैं आपको एक यूं नकल लगवा दूं कि पहले तो उन हैपनिंग्स को फॉलो कीजिए ना, कि जिसका ताल्लुक किसी ना किसी तरह हमारे मुल्क से होता है, हमारे मुल्क से बनता है। यानी कि दुनिया में कहीं भी फर्ज करें कोई नया कबीला बना, ये मैं अपने स्टूडेंट से अक्सर बात ये कहता होता हूं कि कोई फर्क नहीं आया वैसे इंसान के रहन सहन में। कबीले पहले भी थे, पहले भी लोग कबीलों में रहते थे, और आज भी कबीलों में रहते हैं। ये जो ब्रिक्स है, ये कबीला ही है एक। पुराने जमाने में अपनी प्रोटेक्शन के लिए कबीले बनाए जाते थे, कभी नस्ल की बुनियाद पर बन जाते थे, कभी लैंग्वेज की बुनियाद पर, कभी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बुनियाद पर कबीले बन जाते। आजकल जो कबीले बन रहे हैं, उनकी दो मेजर रीजंस हैं। या तो मुआशी बुनियाद पर बनता है, मुआशी बुनियाद के ऊपर मुल्क इकट्ठे होकर एक कबीला बना लेते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन एक कबीले का नाम है। या फिर दिफाई तौर पर मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं और एक कबीला बना लेते हैं, जैसे कि अभी एक छोटा सा मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला समझा जाएगा। ये दिफाई मुआहिदा है। तो आजकल बेटे कबीले इस अंदाज में बनते हैं। तो करंट अफेयर्स में से जो मेन बात है ना मेरा बच्चा, वो ये है, मत खुद को भटकाना
मत खुद को भटकाना कि यार पता नहीं हमें कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात सुनिएगा गौर से। आपके एग्जामिनर को नहीं पता कि आप जो सी पैक पे ये मजमून लिख रहे हो, इसके पीछे आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। आपके एग्जामिनर को नहीं पता इस बात का। यह हो सकता है कि आपने सी पैक के टॉपिक पे 6 बुक्स पढ़ी हो, लेकिन आप एग्जाम में ना लिख पाए हो, एग्जाम में एक जानदार किस्म की तहरीर लिखने के काबिल ना हो पाए हो। आप कोई रीजन हो सकती है उसकी। अच्छा, दूसरी सूरत यह भी हो सकती है कि आपने कोई 5-6 पेजेस के नोट्स पढ़े थे। चले 5-6 से मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूं। आपने फर्ज करें कि मैं इससे भी कम करता हूं, आपने सी पैक पे मजमून पढ़ा था एक, उस एक मजमून को आपने थोड़ा सा उसकी नोक पलक संवारी और लिख दिया, और वो एक्सप्रेशन इतना अच्छा लगा एग्जामिनर को कि उसने आपको पास कर दिया। ये सारी बात बताने का मतलब ये है कि एग्जामिनर को नहीं पता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपने इस टॉपिक पे कितनी कहानियां, कितनी दास्तानें, कितनी किताबें, कितने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं। उसने तो देखना है कि भाई आपने लिखा क्या है। तो लिहाजा अपनी एनर्जीज को आप लोग अंधाधुंध अखबार पढ़ने के अंदर जाया मत कीजिएगा। अखबार का अखबार में करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर वो पढ़ें कि जिसका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान से बनता है। कहीं भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, फिर आप उसको एज अ रेफरेंस देख लें। कहीं भी कोई डिस्ट्रक्टिव काम हो रहा है तो उसको एज अ रेफरेंस देख लें, उसको फॉलो कर लें। जैसे कि किसी इलाके में कहत पड़ता है, तो आपको उस खबर को थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहिए, ताकि कहत किसी आज एक इलाके पे पड़ा है तो कल को वो हर इलाके में फैल सकता है। जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट का हाल हो रहा है, उसकी वजह से तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो गया ना वेदर। तो एज अ रेफरेंस उसको याद कर लें, उसको पढ़ लें, उसको फॉलो कर लें। जैसे कि रिसेंटली एक एक कॉन्फ्लिक्ट जारी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। जरा देख लें इसकी रीजंस क्या बनी है, इस खबर को फॉलो कर लें। पाकिस्तान में होने वाले कोई भी अच्छा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में अगर कोई आपको होता नजर आया है कहीं पे, तो उसको पढ़ें, हर चीज को ना पढ़ें। अच्छा, पाकिस्तान में फर्ज करें कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव एजुकेशन के मामले में लिया गया है, उसको फॉलो करें, देखें, उस खबर को फॉलो करें, उस एडिटोरियल को फॉलो करें, पढ़ें। पाकिस्तान में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल कहाँ कायम किया गया? मुल्तान में कायम किया गया। ये हमें पता होना चाहिए खबर। और इसी किस्म के रिलेटेड और चीजें। तो आपको एडिटोरियल पढ़ने से करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, ये भी इनडायरेक्टली रेडी होंगे, और आपका इंग्लिश ऐसे भी तैयार होगा। ये तीन तो आपको ये तीन चीजें तो आपको इनडायरेक्टली रेडी होंगी। जो डायरेक्टली चीज मिलेगी आपको वो इन दो चीजों की है। एक तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर होगी, ग्रामेटिकली आप स्ट्रांग होगे, क्योंकि अच्छी ग्रामर पढ़ के आपकी ग्रामर अच्छी होती है, आपको एक ग्रामेटिकल सेंस जनरेट होती है। रूल्स तो हम पढ़ते हैं, जैसे आपको किसी ने नहीं बोलना सिखाया होगा पंजाबी, पश्तो, सिंधी, उर्दू वगैरह, आपने सुन के बोली है। तो सुन के हम बोलते हैं और पढ़ के हम लिखते हैं। तो जब आप पढ़ोगे ज्यादा से ज्यादा, तो आप लिखोगे भी अच्छे से अच्छा, और आपका एक्सप्रेशन भी अच्छा होगा। ये शुरू की छोटी सी एक जज्बाती सी तकरीर थी मेरी, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि हम एक एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि एडिटोरियल को पढ़ा कैसे जाए। वो अभी मैं आपको मेथड स्टार्ट करवाता हूं। दूसरा ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड क्रिटिकल रीडिंग। रीडिंग और क्रिटिकल रीडिंग में क्या फर्क है? ये ना, ये मैंने आप लोगों के लिए बेटे एक
देसी से अंदाज में फर्क लिखे हैं यहाँ पे। फर्ज करें खुदा ना खास्ता आपका कोई दोस्त बीमार हो जाता है, आप उसके पास जाते हो और उससे गपशप करते हो, उससे पूछते हो भाई क्या हुआ। वो कहता है मुझे बुखार आ रहा है, पिछले 3 दिनों से कम नहीं हो रहा। आप कहोगे किसी डॉक्टर को दिखाया? वो कहेगा हाँ मैं अभी तो नहीं गया लेकिन मैं जाऊंगा। आप उससे गुस्सा हो कि भाई क्या आपने ये लापरवाही बरती है, आपको फौरन जाना चाहिए था डॉक्टर के, क्योंकि 3 दिन से आपका बुखार अगर नहीं उतर रहा तो इसका मतलब है कि कोई सीरियस रीजन है इसकी, तो आप प्लीज जाइए डॉक्टर के पास। तो ये जो आपने पेशेंट से चिटचैट की है ये रीडिंग है। हाँ। अब हो आप एक डॉक्टर, अब आपके पास एक मरीज आया है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे 3-4 रोज से बुखार आ रहा है, कम नहीं हो रहा। डॉक्टर लगाता है थर्मोमीटर, उससे पूछता है फिर टेक्निकल क्वेश्चंस, और फिर उसे कहता है जाओ ना जरा पहले ब्लड टेस्ट तो करवा के आओ। ये जो उसने ब्लड टेस्ट के लिए भेजा है ना, और ये जो उससे उसने टेक्निकली जो क्वेश्चंस किए हैं ना, ये है क्रिटिकल रीडिंग। तो बेटे, जो नॉर्मल रीडिंग है वो तो हम लेजरली करते ही हैं, कहानी पढ़ ली, अफसाना पढ़ लिया। खैर अब तो देखते हैं ज्यादातर चीजें और सुनते हैं, ये जब से हमारी जिंदगी में मोबाइल्स ने मोबाइल्स ने हमसे जो किताब छीनी है ना, मोबाइल्स ने हमसे किताब छीन ली है। बड़ा इसने एक गलत काम किया है, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो नहीं किताब छोड़ रहे अब भी। तो पढ़ते तो हम रहते ही हैं। क्रिटिकल रीडिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट को अपने सामने रखो और उसकी करो डाइसेक्शन, उसकी करो जर्राहत, उसकी करो सर्जरी, खोल के देखो क्या लिखा हुआ है उसमें। देखें यही मैं चीज अगर अपने लिटरेचर के स्टूडेंट्स को बता रहा होता ना, तो उनको कुछ टेक्निकल बातें बताता क्रिटिकल रीडिंग के बारे में। आप बच्चों को मैंने क्योंकि करवाना ही प्रैक्टिकल है, तो लिहाजा मैं देसी देसी मिसालें दे रहा हूं कि देखो क्रिटिकल रीडिंग ऑपरेशन करने का नाम है। अच्छा, अब ये हम करते कैसे हैं? हम स्टार्ट ही यहां पर इस एडिटोरियल से करते हैं। कहता है द एयर क्वालिटी इन लाहौर इज नाउ वर्स। कहता है लाहौर में जो एयर क्वालिटी है अब वो बदतर है देन इट हैज एवर बीन। अगर उसका मुकाबला पहले तमाम टाइम से किया जाए तो अब बदतर एयर क्वालिटी है लाहौर में। तो पहली लाइन से हमें यह पता चला, वही जो हमारा मेथड है रीड करने का, जिस तरीके से हमने आ, कल प्रेसी पढ़ी थी, वो वही तरीका यहां हमने अपनाना है। एयर क्वालिटी जो है वो लाहौर में वर्स है। विद द एयर क्वालिटी इंडेक्स, और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए तो वो 1,000 से भी ज्यादा है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स को मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बोल्ड किया हुआ है। अभी मैं सरसरी तौर पर बता दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में पोल्यूशन नापने का एक थर्मोमीटर है, समझे। जिस तरह थर्मोमीटर से यह देखा जाता है ना कि बुखार कितना है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स से, इंडेक्स के थ्रू ये जांचा जाता है, ये एनालिसिस किया जाता है कि हवा में पोल्यूशन कितनी है। अच्छा, वो जनाब 1,000 हुआ पड़ा है ऑन संडे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। द पोल्यूटेड एयर, कहता है हवा जो है पोल्यूटेड है, पोल्यूटेड एयर विच कैरीज हेजर्डस केमिकल्स। और इस हवा में जो केमिकल्स हैं, अभी मुझे हेजर्डस का मतलब नहीं आता, लेकिन पोल्यूटेड एयर से मैं गेस कर लूंगा कि मुजिर हैं, नुकसानदेह हैं। पोल्यूटेड एयर में जो केमिकल्स हैं वो हेजर्डस हैं, वो नुकसानदेह हैं मेनी टाइम्स ओवर द स्टैंडर्ड सेट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोई स्टैंडर्ड सेट किया होगा कि भाई अगर हवा में इतनी पोल्यूशन हो तो काबिल बर्दाश्त है, फिर इतनी पोल्यूशन हो तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है, इतनी पोल्यूशन हो, यानी को स्टैंडर्ड सेट किए होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो कहा जा रहा है कि लाहौर में तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड सेट किए थे ना, उससे भी पोल्यूशन ओवर हो रही है। अब क्या होगा? अच्छा, अब मैं आपको एक और तरीके से समझाऊं। अब ना जरा राइटर्स से बातें करते जाएं साथ साथ। राइटर ने
जो पहली लाइन बोली है ना आपके सामने, ये आपको इन्फॉर्म किया है। राइटर ने अपनी बात इंफॉर्मेशन से शुरू की है। देखो, अच्छा, दूसरी इसने जो बात की है वो एक और इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन को ही आगे बढ़ाया है। पहली इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन ये कि लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1,000 से ज्यादा एक्सीड कर गया, और लाहौर में जो पोल्यूशन हो रही है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टैंडर्ड सेट किया हुए थे उससे भी ओवर हो गई है। ये दो पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन दी हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है कैन कॉज अ होस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस। कहता है अब ये चीज वजह बनेगी। इस चीज की भाई वजह बनेगी, हमें सांस की बीमारियां होंगी, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस की बीमारियां होंगी, एज वेल एज स्ट्रोक्स होंगे, हार्ट की बीमारियां होंगी, लंग कैंसर तक होगा। ये देखो, अब बेटे उसने इन अगली लाइन में क्या किया कि हमें इफेक्ट बता दिया। ठीक है, यानी कि बात अपनी शुरू की आपके राइटर ने इंफॉर्मेशन से, फिर एक और इंफॉर्मेशन दी, फिर जो उसने सिचुएशन बताई थी, जो इंफॉर्मेशन के थ्रू उसने सिचुएशन बताई थी कि लाहौर में बहुत आलूदगी है, उसका इफेक्ट बता दिया। और इफेक्ट भी क्या बताया, कॉज अ होस्ट ऑफ, होस्ट का नहीं मुझे पता क्या मतलब, होस्ट का मतलब तो मेजबान होता है, मुझे ये पता है, छोड़ दे, रहने दे, क्यों टाइम इसके ऊपर लगाना। हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमने वही प्रेसी वाले मेथड से पढ़ना है, बाद में बेशक डिक्शनरी खोल लेना, बाद में तो मैं डिक्शनरी खुलवाऊंगा आप लोगों से। रेस्पिरेटरी डिजीजेस, स्ट्रोक्स और हार्ट डिजीजेस और लंग कैंसर तक पैदा हो सकता है। उसके बाद कहता है कि चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली एट रिस्क, खास तौर पर बच्चे, चिल्ड्रन पर्टिकुलरली खास तौर पर वो तो रिस्क में है बिकॉज ऑफ देयर अंडर डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि बच्चों का जो सांस लेने का निजाम होता है, जो निजाम तनफुस होता है, वो अभी अंडर डेवलप्ड होता है। एंड है अग्रीमेंट का सिग्नल, एंड के बाद भी वही बात इसने की जाएगी, वही बात आगे चलेगी। एंड प्रोपेंसिटी टू ब्रीथ मोर रैपिडली, और बच्चे ज्यादा तेजी से सांसें लेते हैं, बच्चे सांसें भी तेजी से लेते हैं, विच कॉजेज देम, और यही वजह बनती है, कॉज देखो मेरा बच्चा यहां भी आया और कॉज यहां भी आया, टू इनहेल मोर पोल्यूटेंट्स। अब एक तो बच्चा जो होता है, एक तो उसके 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 जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अंडर डेवलप होता है, दूसरा वो सांसें भी तेज तेज लेता है, तो फिर वो क्या करेगा, इनहेल करेगा, इनहेल यानी कि अंदर ले जाएगा, सांस के थ्रू अंदर ले जाएगा मोर पोल्यूटेंट्स को, रिलेटिव टू देयर साइज देन अडल्ट्स, बनिस्बत अडल्ट्स के वो ज्यादा पोल्यूटेंट्स को अंदर ले जाएगा सांस के जरिए। तो बेटे ये भी उसने तो वही बात चलाई है, इफेक्ट्स बताए हैं, आप इफेक्ट्स बताए हैं। पहले इफेक्ट में और दूसरे इफेक्ट में फर्क क्या है। ये जो पहला इफेक्ट बताया उसने उसने जनरली बताया है कि देखें, ये जो हवा में पोल्यूशन है, हवा की जो एयर क्वालिटी खराब है, इससे आपको ये डिजीजेस हो सकती हैं। जनरल उसने इफेक्ट बताने के बाद अपने इफेक्ट को नैरो डाउन कर दिया। पहले जनरली सबका बताया, उसके बाद सिर्फ बच्चों की बात की, नैरो डाउन कर दिया। अच्छा, तो ये देखें कि ये लिख किस तरह रहा है। पहली लाइन में इंफॉर्मेशन दी, फिर उसने एक इंफॉर्मेशन दी, फिर उसका जो सिचुएशन थी, फिर उसके इफेक्ट्स दिए, फिर इफेक्ट्स को नैरो कर दिया। देखें, ये तरीका होता है आर्गुमेंट बनाने का। तो मैं अभी आर्गुमेंट बनवाऊंगा नहीं आपसे, वो ऐसे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आर्गुमेंट मॉडल्स आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। फिलहाल ना, आप जरा अपने राइटर की चाल देखा करें, अपने राइटर का स्टाइल देखा करें कि यार इसने शुरू में ये बात की है। अब आप अपने राइटर के ऊपर ना जरा माइक्रोस्कोप लेके बैठो, अब उसके टेक्स्ट को लिटाओ ना जरा ऑपरेशन थिएटर में, और देखो ना उसने पहले पॉइंट पे क्या बात की है, फिर दूसरे पॉइंट पे क्या बात की है, तीसरे चौथे। अच्छा, अब क्या कहता है वो, आगे क्या कहता है, कहता है ऑफ कोर्स कॉम्बैटिंग स्मॉग वॉज नेवर गोइंग टू बी इजी।
कहता है स्मॉग से लड़ना ये कभी भी आसान नहीं रहा। आसान नहीं था कभी भी। स्मॉग से लड़ना मतलब स्मॉग पर काबू पाना आसान नहीं है। नो मैटर हाउ कीनली द पंजाब चीफ मिनिस्टर वांटेड टू सी इट प्रिवेंटेड दिस ईयर। इस बात से कता नजर के पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर चाहती थी कि इस साल हम बच जाएं। दो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज अटेम्प्टेड, अगरचे जो सूबाई हुकूमत है, अगरचे जो सूबाई हुकूमत है उसने अटेम्प्ट किया। सूबाई हुकूमत ने किस चीज पर अटेम्प्ट किया? किस चीज की अटेम्प्ट की? अटेम्प्ट मतलब कोशिश की, किस चीज की कोशिश की? टू क्लैम डाउन, एक काबू पाए। किस चीज पर काबू पाए? ऑन ऑल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के जितने भी जराए हैं उन पे काबू काबू पाए। कौन कौन से जरिए हैं जहां से पोल्यूशन फैलती है? जैसे कि रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स हैं एमिटिंग, खारिज करते हैं एक्सेसिव स्मोक, बहुत ज्यादा धुआं। फ्रॉम देयर बारबिक्यूज, जब वो कबाब टिक्के शिक्के बनाते हैं, भूनते हैं चीजों को, ग्रिल करते हैं जब। अच्छा, अब जनाब यहां उसने क्या बात की? अब उसने आपको एक और बात बताई है कि जो पंजाब की हुकूमत है वो खामोश नहीं बैठी इसके ऊपर। अच्छा, पहले तो उसने ये बात बताई है कि भाई स्मॉग से लड़ना आसान नहीं है। ये अब एक आर्गुमेंट दिया उसने, एक काउंटर आर्गुमेंट दिया है, क्योंकि दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर जो है वो न्यू दिल्ली है। और बकौल भारत वालों को वो जो अब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाता है भारत, और कहता है कि बहुत टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उनके पास, उस स्मॉग के ऊपर तो वो भी काबू नहीं पा सके। तो कहता है कि लड़ना आसान नहीं है स्मॉग से। ये अब इसने अपनी कमेंट्स दी हैं। आपके राइटर, आपका राइटर अब यहाँ पर कमेंट्स दे रहा है। और कैसा कमेंट दे रहा है? इसे हम कहते हैं काउंटर आर्गुमेंट। पहले उसने ये बताया कि जनाब लाहौर की क्वालिटी, एयर क्वालिटी बहुत तबाहियां मची हुई थी, चिल्ड्रन जो थे वो खास तौर पर रिस्क में थे, ब्ला ब्ला ब्ला। बात करने के बाद अब वो कहता है कि स्मॉग इतनी बड़ी एक बला है कि इससे लड़ना आसान नहीं है। अगरचे हुकूमत ने कोशिश भी की है कि वो स्मॉग के सोर्सेज पर काबू पाए, क्लैम्प डाउन करे, मतलब काबू पाए। जैसे कि रेस्टोरेंट से और भी होंगे सोर्सेज, जैसे कि ट्रैफिक है, जैसे कि इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने कोशिश की होगी। तो यहां की सूबाई हुकूमत ने कोशिश की है। ऑल दो और इवन दो, ये होते हैं कंट्रास्ट के सिग्नल्स। दो, ऑल दो और इवन दो, ये कंट्रास्ट के सिग्नल्स हैं। यानी कि, ठहरे मैं आपको एक फिक्रा लिख के दिखाऊं। फर्ज करें अगर लिखा हो कि दो ही रैन वेरी फास्ट, कॉमा ही लॉस्ट द रेस। अब देखें दो वाले क्लॉज में, ये जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, दो वाले क्लॉज में बहुत बड़ा तेज भागा है। लेकिन जो बाद वाला क्लॉज है उसमें वो रेस हारा है। यानी कि दो का मतलब हुआ कि इसके बावजूद यहां पर दो की जगह ऑल दो भी आ सकता है, और ऑल दो की जगह इवन दो भी आ सकता है। इनमें कोई फर्क नहीं है। इवन दो भी आ सकता है, ऑल दो भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। इवन दो ही रैन वेरी फास्ट ही लॉस्ट द रेस। तो ये इवन दो, दो और ऑल दो जो है ना, इवन दो, सॉरी, देखिए इवन दो, इवन दो हो या ऑल दो हो या दो हो, इन सब का मतलब होता है कंट्रास्ट। अच्छा जी, अगरचे पंजाब की जो हमारी सूबाई हुकूमत जो है उसने कोशिश की है कि भाई काबू पाया जा सके स्मॉग पर, लेकिन द पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स ग्रुप, पाकिस्तान की एक एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स ग्रुप है पाकिस्तान में। तो ये कहां से आ गया भाई, पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स ग्रुप? ये कौन लोग हैं? कंप्राइजिंग, जो कि मुश्तमिल हैं लीडिंग एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स, इसमें एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, रिसर्चर्स नंबर दो, रिसर्चर्स भी शामिल हैं, डॉक्टर्स नंबर थ्री, डॉक्टर्स भी शामिल हैं, साइंटिस्ट्स, और नंबर चार पे साइंटिस्ट भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान का जो एयर क्वालिटीज एक्सपर्ट्स का ग्रुप है उसमें ये चार किस्म के लोग शामिल हैं। ये ग्रुप समझता है
पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स ग्रुप ये समझता है, डीम्स का मतलब है कंसिडर्स, डीम्स का मतलब है कंसिडर्स, इस फिक्रे को बेटे यहां से मिलाओ, डीम्स। और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, देखिए ये वाला कॉमा और ये वाला कॉमा नॉन एसेंशियल के हैं। आप इसको, इस पूरे पार्ट को यहां से हटाओ, देखो मेन चीज सामने आ जाएगी। देखें, पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स ग्रुप, डीम्स, पाकिस्तानी एयर क्वालिटी एक्सपर्ट ग्रुप्स, ये समझता है। क्या समझता है? और अब देखो बीच में क्या लिखा हुआ था, आगे उसकी एक्सप्लेनेशन की हुई थी कि ये ग्रुप है। क्या समझता है? दीज मेजर्स, कि भाई तुमने जो ये इकदामात किए थे, इल प्लान्ड, वो उनकी अच्छी प्लानिंग नहीं थी, इनसफिशिएंट, वो नाकाफी थे, एंड देयरफॉर, अच्छा देयरफॉर किस चीज का सिग्नल है? कॉज इफेक्ट का। Scientist deems means अजीब बेटे, scientist deems deems scientist के बाद। डीम्स है, हाँ। डीम्स का मतलब है समझना, कंसिडर्स। ठीक है ना बेटे? डीम्स का मतलब है कंसिडर्स। अली, यहां पर बेशक आप लिख लें कंसिडर्स। तो पाकिस्तान का जो एयर क्वालिटी एक्सपर्ट ग्रुप है, वो ये समझता है, तो कंसिडर्स की जगह उन्होंने लिखा हुआ है डीम्स, कि भाई तुमने जो मेजर किए वो इल प्लान थे, वो इनसफिशिएंट थे, देयर फॉर, और उनका रिजल्ट क्या निकला? देयर फॉर कॉज इफेक्ट का सिग्नल है, अनलाइकली, ऐसा कम ही मुमकिन है, लाइकली का मतलब मुमकिन, और अनलाइकली का मतलब ऐसा कम ही मुमकिन है, टू हैव अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटे। जी बेटे, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। अच्छा। जी सर। अच्छा, तो लिहाजा लिहाजा अनलाइकली, लाइकली का मतलब है मुमकिन, अनलाइकली का मतलब है कि भाई ये मुमकिन नहीं है टू हैव अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट, कि जो तुमने कोशिशें की है उसका कोई बामानी असर होता। किस पर? ऑन द लार्जर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बड़ा है, लार्ज है, स्मॉग का मसला छोटा नहीं है। तो एयर क्वालिटी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं। तो जनाब यहां अब आपके राइटर ने एक उनकी रिपोर्ट भी ऐड कर दी। अच्छा, एनदर फैक्टर, एनदर जो है ना वो कंटिन्यूटी का सिग्नल है, जब बात आगे बढ़ाई जाती है ना तो फिर एनदर भी कहा जाता है। एनदर फैक्टर हैज आल्सो बीन ब्लेम्ड एक्सटेंसिवली बाय द पंजाब अथॉरिटीज, पंजाब की अथॉरिटीज एक ब्लेम और भी लगा रही हैं, क्या? क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन, कि जो पोल्यूशन है वो बॉर्डर पार से आई है। कहां से आई है? इंडिया से। क्यों? कैसे आई है? फ्रॉम वेयर? स्मोक फ्रॉम स्टबल बर्निंग। एक तो उन्होंने धुआं छोड़ा अपनी फसलें जलाकर। स्टबल का मतलब होता है कटाई के बाद जो छोटी छोटी फसल बच जाती है ना, उसको स्टबल कहते हैं। स्टबल, हम ये छोटी छोटी जो दाढ़ी रखते हैं ना आजकल के लड़के, उसको भी स्टबल कहते हैं। दाढ़ी जो बियर्ड होती है ना, असल में वो होती है पूरी 4 बालिश्त की जो होती है, उसको बियर्ड बोलते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी फैशनी दाढ़ियां रखी होती है ना, उसको स्टबल बोलते हैं। अच्छा, और स्टबल किसको बोलते हैं? कि जब फसल पक जाती है और उसकी कटाई होती है, वो जड़ से तो नहीं ना उखेड़ लेते, उसे जड़ से तो नहीं ना उखाड़ते। तो क्या करते हैं, कटाई के बाद जो छोटी छोटी फसल, छोटे छोटे उसके डंठलें बच जाती हैं, उसको कहते हैं स्टबल। फिर ये क्या करते हैं, किसान लोग, जमींदार लोग, ये उसको जला देते हैं। पहले जलाते नहीं थे। पहले तो, मतलब मेरे बुजुर्ग ये भी बताते हैं कि पहले अगर किसी के पास 1 मुरब्बा जमीन है ना, तो वो आधे मुरब्बे पे काश्तकारी करता था और आधे मुरब्बे को रेस्ट देता था। मेरे चचा बताते होते थे कि वो रेस्ट देता था, और इस वजह से जमीन के अंदर जो जमीन की पावर है, जो जमीन की, मेरे चचा कहते थे जमीन की जकड़ जो है ना वो मजबूत रहती थी। अब वो मतलब ये कहना चाहते थे ना कि जमीन के अंदर जो जितने केमिकल्स वगैरह होंगे, जितनी उसके अंदर नमकियात वगैरह होंगी, वो अच्छी ताकत में मौजूद रहती होंगी, तो फसल अच्छी होती थी।
अब ये करते हैं जी कि एक फसल हुई, उसको काटा, उसको जलाया, उसके ऊपर फिर हल चलवाया और नई फसल बो दी। तो जनाब, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि भाई क्रॉस बॉर्डर पंजाब से स्टबल बर्निंग हुई है, फायरवर्क्स हुए हैं और फिर आतिशबाजियां भी छोड़ी हैं उन्होंने ड्यूरिंग द रिसेंटली कंक्लूडेड दिवाली सेलिब्रेशन। तो दिवाली पे ये बहुत ज्यादा आतिशबाजियां भी छोड़ते हैं, तो इस वजह से भी स्मॉग फैली है और ब्लोइंग ओवर दिस वीक इनटू पाकिस्तान। अच्छा, अब यहां आपके राइटर ने क्या किया, एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया अब आपको। एक, अच्छा देखो मेरा बच्चा, ये स्मॉग की रीजन भी है, वजह भी बताई है उसने, और ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया है उसने। ऊपर इफेक्ट बताए थे, ऊपर इफेक्ट बताए थे कि इनसे लंग्स की बीमारी या कैंसर तक हो सकता है। बच्चों की बात की थी, फैक्ट्स बताए थे, फैक्ट्स बताने के बाद फिर उसको हैंडल कैसे किया वो बताया, और अब बताया जा रहे हैं रीजन इसकी। अच्छा, अब है कि द पंजाब चीफ मिनिस्टर इज नाउ सीकिंग अ जॉइंट एफर्ट बाय द टू पंजाब्स टू कॉम्बैट द स्मोक क्राइसिस। अब पंजाब की चीफ मिनिस्टर ये कहती हैं कि ये जो दोनों पंजाब हैं, इनको कोई जॉइंट एफर्ट करनी चाहिए ताकि ये जो स्मोक का क्राइसिस उधर भी बहुत आया हुआ है ना, कि उससे निपटा जा सके। कॉम्बैट का मतलब उससे निपटा जा सके, विच द WHO warns is reducing the life expectancy of the citizens। क्योंकि WHO, फिर जिक्र आया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO ने यह कहा है कि अगर ये स्मॉग यूं ही रहा ना, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि उम्रें कितनी लंबी होंगी ऑफ द सिटीजन्स, शहरियों की, रिजाइडिंग इन देयर टेरिटरीज, जो इन इलाकों में रह रहे हैं। किन इलाकों में रह रहे हैं? स्मॉग वाले इलाकों में रह रहे हैं। तो उन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी, उन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी, यानी उनकी जिंदगियों को कितना खतरा है, कितना खतरा नहीं। अच्छा बेटे, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जो हम लोगों की एवरेज लाइफ है वो कितनी है पाकिस्तान के शहरियों की? Yeah. 60 to 70 सर। गूगल करूं मैं, एक मिनट। लाइफ, एवरेज लाइफ ऑफ, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन पाकिस्तान। हाँ जी, ये सही कह रहे हैं, ये जो फ्रेशली यहां पर लिखा हुआ है वो है 67। अच्छा, तो पाकिस्तान में है 67। मेल फीमेल का देखें आप, फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपैरेटिवली हाईयर है, उनकी 70 ईयर्स तक है क्योंकि घर में रहती हैं जनरली वो, और मर्दों की 64 ईयर्स है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन फिनलैंड देखें, 84 ईयर्स तक है बेटे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन USA देखें, US 80% है बेटे, 80 ईयर्स है, सॉरी। तो इन जगहों से 10-10 साल कम है हम लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसकी वजह और भी हैं, खाते भी हम गंद ही हैं, सही खुराक भी नहीं मिलती, और जो चीज़ें हम खुराक में यूज़ करते हैं वो बहुत सब स्टैंडर्ड है, बहुत मिलावट है, बहुत मिलावट है, ओए ओए ओए। और ऊपर से ये क्लाइमेट का और ऊपर से स्मोक का, तो इस वजह से फिर हमारे यहाँ टेंशन भी ज्यादा। खैर, अच्छा, विद अथॉरिटीज टोल्ड टू, अच्छा अब, विद अथॉरिटीज टोल्ड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब अथॉरिटीज को ये कहा गया है कि जाओ ना जरा ड्राइंग बोर्ड पे, ज्यादा दोबारा जाओ ड्राइंग बोर्ड पे। ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, यानी दोबारा जरा करो ना मेहनत, दोबारा करो ना प्लानिंग। तो अथॉरिटीज को कहा गया कि दोबारा प्लानिंग करो, देखो किस तरह से लड़ना है स्मॉग से। The Provincial Environment Minister on Monday said they will use this week to conduct research, mapping, and studies to reassess and determine if extended school closures are needed। ये पिछली सर्दियों का बेटा ये है लिखा हुआ,
कि स्कूल को मजीद क्लोज करना या नहीं करना, तो हम क्या करेंगे कि रिसर्च करेंगे, मैपिंग करेंगे, स्टडीज करेंगे, रीअसेस करेंगे, ये डिटरमिन करने के लिए कि स्कूल्स को मजीद बंद रखना कि नहीं रखना। दिस इज अ गुड टाइम टू रिफ्लेक्ट। अब आपका राइटर, हमारा राइटर हमसे बात कर रहा है, कहता है देखो ये बड़ा अच्छा वक्त है कि हम सोचें। दिस इज अ गुड टाइम, ये बड़ा अच्छा टाइम कि हम सोचें, रिफ्लेक्ट का सोचें ऑन पास्ट पॉलिसीज पे दैट हैव लेड टू दिस पॉइंट, जो हमें इस नहज पर ले आई हैं, जो हमें इस पॉइंट तक ले आई हैं, एंड टू प्लान मोर एक्सटेंसिवली, और फिर मंसूबा बनाए मोर एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली का मतलब नहीं आता तो सेंस कर लो, और ज्यादा गहराई में जाके, और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, अबाउट हाउ द क्राइसिस कैन बी अवर्टेड इन फ्यूचर, कि किस तरह इस क्राइसिस से निमटा जा सकता है फ्यूचर में, इस क्राइसिस से बचा जा सकता है फ्यूचर में। यहां राइटर की क्या अब नीयत हो रही है, इन लाइनों में सजेशन दे रहा है। तो पहले इंफॉर्मेशन देने के बाद, इफेक्ट्स बताने के बाद, कॉजेज बताने के बाद, हुकूमत का जो है नजरिया बताने के बाद, अब वो आपको सजेशन दे रहा है। सजेशन देने के बाद कहता है इट शुड बी एक्नॉलेज्ड दैट द कैटास्ट्रॉफी अनफोल्डिंग इन लाहौर हैज बीन ईयर्स इन द मेकिंग। कहता है इस बात को हमें समझना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, समझना चाहिए। क्या? द कैटास्ट्रॉफी अनफोल्डिंग इन लाहौर, के लाहौर में ये जो तबाही फैली है, कैटास्ट्रॉफी का मतलब है तबाही, कैटा का मतलब वैसे भी टूटना होता है। कैटा से जो लफ्ज स्टार्ट होते हैं जनरली उसका मतलब टूटना, तोड़ना वगैरह होता है। कैटाक्लिज्म है, कैटास्ट्रॉफी है, कैटाबोलिज्म है। अच्छा, तो कहता है ये जो लाहौर में जो तबाही फैली है, हैज बीन ईयर्स इन द मेकिंग, इसको सालों लगे हैं। ये फौरन नहीं इतनी स्मॉग फैल गई वहां। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर अथॉरिटीज रिपीटेड फेलियर्स। और ये जो अब कैटास्ट्रॉफी फैली है, कैटास्ट्रॉफी का मतलब जो तबाही फैली है, अब कैटास्ट्रॉफी को यहां कहा गया है इट। ये जो कैटास्ट्रॉफी है, ये जो तबाही है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर अथॉरिटीज रिपीटेड फेलियर्स। ये इस वजह से है कि हमारी जो अथॉरिटीज हैं, जो अरबाब इक़्तिदार हैं, वो बार बार फेल हुए हैं। रिपीटेड फेलियर्स टू रिकॉग्नाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। किस चीज में फेल हुए हैं कि भाई वो पहचान ही नहीं सके, वो पहचान ही नहीं सके कि क्या एनवायरमेंट पे इफेक्ट होगा, किसका? रैपिड अर्बनाइजेशन का। ये जो वो शहरों को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहर का बढ़ना, देहात से लोगों की शहर में मुंतकली। तो उसकी फिर अलहदा से रीजंस होती हैं कि क्यों लोग देहात से शहर में आते हैं। वो कई रीजन। और दूसरी वजह उसने बताई है, एक तो अर्बनाइजेशन बताई है, और दूसरी उसने बताई है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रीज तो लगा ली, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सोचा कि इसका वेस्ट मटेरियल कहाँ जाना है, इसका धुआं क्या, इसके धुएं का क्या करना है, किसी ने नहीं सोचा। अच्छा, उसके बाद कहता है द स्मोक क्राइसिस इन लाहौर शुड ऑल्सो सर्व एज अ स्टार्क वार्निंग। तो लाहौर में जो स्मोक क्राइसिस आया है, स्मॉग क्राइसिस, ये एक बड़ी शदीद वार्निंग भी है, स्टार्क वार्निंग। क्या वार्निंग है? टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स, के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको वार्निंग भी है। ये क्राइसिस वार्निंग दे रहा है, शदीद वार्निंग दे रहा है। किन एडमिनिस्ट्रेटर्स को वार्निंग दे रहा है? ऑफ अदर अर्बन सेंटर्स, दूसरे बड़े शहरों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को, कि आज लाहौर में ऐसा है तो कल को जो दूसरे बड़े शहर हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये भी वार्निंग दे रहा है ये स्मॉग, के भाई यही हालात तुम्हारे शहर में भी हो सकते हैं। और आपका राइटर कहता है बाद में, आखिर में ये कहता है इफ इमीडिएट स्टेप्स आर नॉट टेकन, अगर फौरी इकदाम ना किए गए, इमीडिएट फौरी, टू एड्रेस पोल्यूशन, इस आलूदगी से निमटने के, मिलियंस मोर, तो मिलियन और भी मजीद भी लोग मे सून फाइंड देमसेल्व्स चोकिंग ऑन टॉक्सिक एयर, तो वो देखेंगे कि इस जहरीली हवा में उनका गला घुट रहा है। चोकिंग ऑन, चोक का मतलब होता है गला घुटना, टॉक्सिक एयर का मतलब है जहरीली हवा में। अच्छा जी बेटे, जब मैं स्टूडेंट्स को ये काम देता हूं ना,
तो जिनको पहले से रीडिंग की आदत होती है वो तो बड़े मजे से करते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने रीडिंग नहीं की होती पहले, वोकेबलरी भी जिनकी वीक होती है, तो उन्होंने आके मुझे रिपोर्ट पता क्या दी है कि सर हमें एक एडिटोरियल को पढ़ने में 8-8 घंटे लग जाते हैं। 8-8 घंटे समझने में, पढ़ने में। तो मैं उन्हें कहता हूं बेटे, जब ये 8 घंटे 7.5 हुए, फिर 7 हुए, फिर 6 हुए, फिर 5 हुए, फिर 3 हुए, तो समझ लेना कि आप लोगों के अंदर बेहतरी आ रही है। ये जो टास्क है हमारा, ये खुद बताएगा कि भाई हम बेहतर होते जा रहे हैं। पहले हो सकता है हर लाइन पे डिक्शनरी खोलनी पड़े, पहले हो सकता है हर लाइन को समझने के लिए उसके ऊपर आधा आधा घंटा गौर करना पड़े कि कहना क्या चाहता है ये। ऐसा हो सकता है। और जैसे ही अपने आप को आदत डाल लोगे आप, तो फिर ये काम श्रिंक होके ना ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे पे चला जाएगा। अभी तो मैंने असाइनमेंट्स भी बनवानी है ना आपसे, तो अभी तो काम ये लंबा होगा, लेकिन ये आपका लाइफ टाइम होमवर्क है बेटे। होमवर्क फॉर एवर, कि आपने रोज का कम से कम एक एडिटोरियल तो पढ़ना है। अच्छा, अब जो आपको काम मैंने देने हैं ना, अब वो क्या है? ये एडिटोरियल हमने पढ़ लिया। एडिटोरियल पढ़ने के बाद आप लोग सबसे पहला टास्क करो मिरर राइटिंग का। मिरर राइटिंग क्या होती है कि एडिटोरियल को अपने सामने रखो और अपने हाथ से लिखो सारा। अब तुम कहोगे कि सर ये क्या नॉनसेंस है, क्या हमें बच्चों की तरह कह रहे हैं कि देख देख के लिखो? वही देख देख के लिखो। ये मिरर राइटिंग बैरूने मुल्क भी करवाई जाती है। हम लोग तो अभी तो बल्कि हमारी नस्ल भी, मैं अपनी नस्ल की बात कर रहा हूं, हम लोग भी बहुत कम लिखने लग गए अब तो। पहले तो रजिस्टर्स के रजिस्टर्स भरते थे, अब तो काम ही लैपटॉप के ऊपर हो रहा है। और आपको लिखने की आदत क्यों मैं चाह रहा हूं कि डले? भाई आप लोगों ने रिटर्न एग्जाम देना है ना, तो इस वजह से आप लोग मिरर राइटिंग तो जरूर किया करो। यानी पूरा एडिटोरियल देख के लिखो। इसके इस पे लिखने की आपको आदत पड़ेगी। नफसियाती तौर पर भी आप, साइकोलॉजिकली भी आप नए नए वर्ड को स्पेलिंग स्पेलिंग करके उसके लिखोगे। हो सकता है कि कुछ ऐसा पोर्शन आए कि जो आपको पढ़ने में समझ ना आ रहा हो, वो लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो लिखने के बड़े मजे हैं, लिखने के बड़े फायदे हैं। लिखने में हो सकता है आपको नए वर्ड्स याद भी होते हो, कोई फ्रेजेस याद होते हो, कोई अच्छे एक्सप्रेशंस याद होते हो, लिखने लिखने में ही याद होते हैं। लेकिन लिखने से दोस्ती करनी पड़ेगी आपको। तो पहला टास्क तो है बेटा ये। दूसरा टास्क है कि अपनी मन मर्जी से कोई से 5 लफ्ज उठा लो, कोई से 5 लफ्ज, और 5 लफ्ज का सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह, उर्दू मीनिंग वगैरह लिखें और सेंटेंसेस भी बनाएं। ये मैं बता देता हूं कैसे। तीसरा टास्क है सिग्नल को एक्सप्लोर करें, और जो आपने मिरर राइटिंग की हुई है ना, उस मिरर राइटिंग में उन सिग्नल्स को एनसर्कल करते जाएं। ये भी मैं बताता हूं कैसे। चौथा आपका टास्क है कि फाइंड एक्सप्रेशनिस्टिक वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस इफ देयर आर एनी। अगर आपको कोई बड़ा खूबसूरत से वर्ड्स, फ्रेजेस या पूरे सेंटेंसेस मिलते हैं, तो वो भी आप लिख लें, जिसमें बहुत अच्छा एक्सप्रेशन हो। जैसे चोकिंग ऑन टॉक्सिक एयर, मुझे बड़ा, यहाँ यूं भी तो वो लिख सकता था ना कि मिलियंस मोर मे सून, मिलियन मोर मिलियन मोर मे डाई। इस पूरे सून फाइंड देमसेल्व्स चोकिंग ऑन टॉक्सिक एयर की जगह सिंपल लिखता यहां पर डाई। इफ इमीडिएट स्टेप्स आर नॉट टेकन टू एड्रेस पोल्यूशन, मिलियंस मोर में डाई। लेकिन देखें उसने क्या किया कि कई लोग मजीद पाएंगे खुद को कि उनका गला घुट रहा है टॉक्सिक एयर में, तो आपको कुछ अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। नंबर 5, फिर आप देखो कि एडिटोरियल में कोई एलूजन तो नहीं आया। एलूजन का मतलब होता है हवाला, रेफरेंस। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर WHO ऑर्गेनाइजेशन आई हुई है, जरा उसके बारे में पढ़ लें, थोड़ा सा इंटरनेट से देख के थोड़ा सा लिख लें। जैसे यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आया हुआ है, उसके बारे में पढ़ लें, तो कोई नई टर्म्स, कोई नई कोई नया कॉन्सेप्ट वगैरह आपको नजर आए, तो उसे लिख लें। ये मैं आपको करके बताता हूँ, आगे काम किया हुआ है ये मैंने, अभी जरा सिर्फ थ्योरी पढ़ें। अगली बात है मेन पॉइंट्स लिख लें।
पूरा आपने पैराग्राफ, पूरा आपने एडिटोरियल पढ़ लिया है, उसके मेन मेन पॉइंट्स लिख लो, और आखिर में उस एडिटोरियल का टाइटल भी लिखो खुद से, जिस तरह हम प्रेसी का टाइटल बनाते होते हैं खुद से। अब कैसे काम करना है ये देखो जी। अब मुझे कॉम्बैटिंग का लफ्ज नहीं आता था, मैंने वो लफ्ज लिखा पहले। वो लफ्ज लिखने के बाद मैंने उसके सिनोनिम्स लिखे 3, फाइटिंग, बैटलिंग या अपोजिंग। एंटोनिम भी उसके लिखे 3, और सेंटेंस मैंने बनाया, द गवर्नमेंट इज कॉम्बैटिंग एयर पोल्यूशन। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर ये सिनोनिम एंटोनिम्स कहाँ से देखने हैं? भाई आप इंटरनेट से देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बहुत अच्छी है, मैरियम वेबस्टर बहुत अच्छी है, या आप चैट जीटीपी से पूछ लीजिए। सेंटेंस बनाना शुरू शुरू में नहीं आता तो चैट जीटीपी से कहिए कि भाई मुझे आप एक ऐसा सेंटेंस दो, ऐसा सेंटेंस बना दो जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। मुश्किल अगर वो बना के दे तो उसे कहो कि आसान भी हो, वर्ड्स को आसान करो। लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो मैंने आपको वोकेबलरी में पढ़ाए थे, यानी सेंटेंस ही ऐसा हो कि जिसको पढ़ के उस लफ्ज का मतलब समझ आ जाए। अब गवर्नमेंट इस कम्बैटिंग एयर पोल्यूशन, गवर्नमेंट एयर पोल्यूशन को बढ़ा नहीं रही होगी, कम ही कर रही होगी। अच्छा, उसके बाद मुझे ये लफ्ज पसंद आया था, क्लैम्प डाउन। क्लैम्प डाउन क्यों मुझे पसंद आया था? क्योंकि जो हमारा वोकेबलरी का मेथड है ना, फोर्स्ड रिजेक्शन का, याद है? फोर्स्ड रिजेक्शन, कि जी जी सर। आप, हाँ, कि जो आपको पहले से लफ्ज आते हैं ना उसे बोलना छोड़ दो आप। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कंट्रोल की जगह ना क्लैम्प डाउन का वर्ड यूज किया करूंगा, मैंने इसलिए लिखा। जैसे कि रिस्ट्रिक्ट करना, कंट्रोल करना, एनफोर्स करना, काबू में करना, रोकथाम करना। उर्दू में मतलब भी जरूर लिखा करें इसका। हो सकता है कोई अच्छा मतलब मिल जाए आपको, तो मुश्किल हो आसान हो उर्दू का, वो भी वर्ड लिखें ताकि आपको ट्रांसलेशन में काम आए फिर। एंटोनिम लिखे 3 और सेंटेंस बना दिया। अब ये देखिए, डीम का आप पूछ रहे थे, मैंने डीम को क्यों लिखा? डीम को भी मैंने इसी नीयत से लिखा कि मैं कंसीडर की जगह डीम ही बोलूंगा। यानी आपने ये नहीं करना कि एडिटोरियल में आपको जो जो लफ्ज आ रहे हैं सबके मीनिंग लिखना शुरू कर दो। ऐसा करोगे ना आप तो बहुत जल्दी थक जाओगे, हार जाओगे। मीनिंग जरूर पढ़ो, डिक्शनरी में देखो जरूर, और आगे चलते जाओ। लेकिन जो 5 लफ्ज चूज करने हैं ना आपने, वो किसी मकसद से चूज करो। अगर किसी लफ्ज की शेप अच्छी लग रही है, किसी की साउंड अच्छी लग रही है, किसी का आप फोर्स रिजेक्शन कर सकते हो, वो जो हमने वोकेबलरी में टेक्निक्स पढ़ी थी, उनके तहत जो लफ्ज आपको अच्छा लगे, कुछ लफ्ज लगे बड़ा यूनिक आपको, उनको लिखो। डोंट पे हीड टू एवरी वर्ड, डोंट ट्राई टू राइट द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा फिर। तो जो असाइनमेंट आपने बनानी है वो आपने ऐसी ही बनानी है जैसे मैंने आपको बताया। अब देखो, ये कैटास्ट्रॉफी क्यों लिखा? क्योंकि ये कैटा का लफ्ज से मुझे याद था, डिजास्टर, ट्रेजेडी, कैलेमिटी। और देखें इसका सेंटेंस कैसा लिखा, द अर्थक्वेक द अर्थक्वेक वॉज अ ह्यूज कैटास्ट्रॉफी फॉर द सिटी। स्टार का मतलब लिखा, ये 5 मैंने अपने तरफ से वर्ड्स लिखे, उसका मीनिंग लिखा, सिनोनिम एंटोनिम लिखे, और सेंटेंस लिख दिया। ये बेटे हैं सिग्नल्स फर्दरेंस के। ये जब आप मिरर राइटिंग करोगे ना तो आपको इनमें से कोई नजर आए, या और भी किसी को आप समझते हो कि ये फर्दरेंस का सिग्नल है, तो आप उसे लिखो। देखो, इसमें से एंड आपका फैन बॉयज का है, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी है इसमें, ये आपका को रिलेटिव कंजंक्शन है। फर्दर मोर ये आपका ट्रांजिशनल वर्ड है। इन एडिशन टू दिस, एडिशनली भी आप कहते हो, आइडेंटिकली भी आप बोलते हो, टुगेदर विद भी आप बोलते हो। ये देखें, ये मशहूर मशहूर फर्दरेंस का सिग्नल लिख दिया मैंने, ये कंट्रास्ट के लिख दिया। देखो, बट और यट दोनों आपने फैन बॉयज में पढ़े हैं, ये दोनों ही कंट्रास्ट के सिग्नल्स हैं, इन स्पाइट ऑफ है। ये देखो, वाइल, कल एक बड़ा सिग्नल था प्रेसी में वाइल का, यानी वाइल से पहले आ, उसने कहा था कैपेबल लोग, और वाइल के बाद उसने सारे के सारे जो थे, नहीं, वाइल से पहले उसने कहा था, पता नहीं, वाइल के बाद अंडरवर्ल्ड कहा था उसने, तो हमें पूरा पैसे समझ आ गया था उस। अच्छा, ये मैं आपको भेज देता हूँ आज। मजीद आपने काम पक्का करना है ना, तो
आप इन पे बेशक सेंटेंसेस भी बना लेना। इनके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसे सिग्नल्स नजर आते हैं जिससे आपको मीनिंग पता चल रहा हो, तो जब आप मिरर राइटिंग करोगे तो आप उसमें उसको अंडरलाइन करते जाओगे, अनसर्कल करते जाओगे। फिर उसकी बनाओगे तस्वीर, और तस्वीर बना के पूरी असाइनमेंट आप मुझे भेज दो। अब क्योंकि आगे हमारा वो वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड के ऊपर मैंने आपको ये एडिटोरियल एनालिसिस का भी काम देना है मैंने, और साथ में प्रेसी राइटिंग का भी काम देना है। और वो मैं शेड्यूल आपको बताता हूँ क्या है। ये देखो, ये मतलब ऐसे, ये मैंने दोबारा इसलिए लिखा है कि फर्ज करो ये आपने मिरर राइटिंग की है, यानी आपने अपने हाथ से लिखा है, तो एज वेल एज को आपने एनसर्कल कर दिया मिरर राइटिंग में, बिकॉज को एनसर्कल कर दिया, इफ को एनसर्कल कर दिया या अंडरलाइन कर दिया, तो इस तरह आपने अंडरलाइनिंग करनी है। टास्क 4 है एक्सप्रेशन का। देखो मेरा बच्चा, दो एक्सप्रेशन मुझे अच्छे लगे थे, तो अथॉरिटीज हैव बीन टोल्ड टू गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड। अथॉरिटी को कहा गया कि चलो दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे, यानी चलो दोबारा प्लानिंग करो, चलो दोबारा मैपिंग करो, दोबारा एफर्ट्स करो। ये अच्छा एक्सप्रेशन है। तो कोई अच्छा एक्सप्रेशन आपको मिल जाए, वो दो लफ्जों का हो, वो फ्रेज का हो, कोई कोई लंबा फ्रेज हो, बेशक वो कोई क्लॉज हो जाए, उसको आप लिख लो। ये अच्छी चीज है, आपके पास एक वेपन्स आ जाते हैं ताकि आप उसे यूज कर सकते हो बाद में। अब देखो बेटे, अब डब्ल्यू एच ओ का जिक्र आया था, तो आप जरा देख लो। ये भी नहीं कि आप बड़ी पूरे पूरे थीसिस लिखना शुरू कर दो। आपने उस हवाले को समझना है। एलूजन का मतलब होता है रेफरेंस या हवाला। आपने उस हवाले को समझना है। ये डब्ल्यू एच ओ क्या है? ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये करती क्या है? ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये यूएन की एजेंसी है। क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ की, यानी ये यूएचओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन में जो कि इंटरनेशनल हेल्थ पे बात करती है। फिर मैंने थोड़ा सा आगे पढ़ा तो पता चला कि ये पाकिस्तान से एक साल छोटी है। पाकिस्तान पैदा हुआ था 1947 में, डब्ल्यूएचओ बनी 1948 में, और हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड में। और आगे दिल करे तो आगे देख लेना, यानी इतनी इंफॉर्मेशन काफी है जो कि आप लिखो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। आगे मुझे एयर क्वालिटी इंडेक्स का नहीं समझ आ रही थी, तो मैंने जरा वो भी देखा। अब ये मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च किया, क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड साइंस का है, तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब कोई साइंस की चीज आती है ना, तो आप लाजमी नहीं कि आप इतना ज्यादा रिसर्च करो। एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या? इट इज अ सिस्टम। AQI बोलते हैं, ये एक सिस्टम है यूज टू मेजर, जिससे नापा जाता है क्या? क्वालिटी ऑफ द एयर इन स्पेसिफिक एरिया, खास एरिया ले लिया जाता है और वहां पर एयर क्वालिटी को मेजर किया जाता है। कैसे मेजर किया जाता है? ये AQI स्केल होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 500 तक होती है। यानी 500 तो हद है ना, 500 तो हद है। 500 जब AQI हो जाए ना, तो समझो कि इंतहाई मुज़िर एयर क्वालिटी है। लेकिन लाहौर में 1000 थी और मुल्तान में 1200 थी उन दिनों, ये पिछले साल की बात है। और ये एडिटोरियल भी लास्ट ईयर का मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वही हिसाब है जो कि स्मोक का हिसाब पिछले साल था, इस साल भी वही। पिछले साल बात उभर के सामने आ गई थी, इस दफा बस नहीं आई। अच्छा, अब AQI कैलकुलेट कैसे किया जाता है? AQI is calculated based on the concentration of major air pollutants। हम देखते हैं कि हवा में कौन कौन सी कसाफतें मौजूद हैं। जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर, ये एक कसाफत का नाम है। ये होते क्या हैं? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं? इनके दो नाम लिखे हुए हैं, देखें, PM2.5 एंड PM10। और ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, हमारे फेफड़ों तक जा सकते हैं, हमारी हमारी आर्टरीज में सफर करते हैं। फिर दूसरा ग्राउंड लेवल ओजोन को देखा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको भी चेक किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को देखे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को देखा जाता है। इस तरह एयर क्वालिटी चेक की जाती है कि कितनी है। 0 से 50 हो तो गुड है, 51 से 100 हो तो मॉडरेट है, 101 से 150 तक हो तो अनहेल्थी है। अनहेल्थी किसके लिए? बच्चों के लिए और सेंसिटिव हेल्थ वालों के लिए। सेंसिटिव हेल्थ वाले कौन से लोग हैं? जो कि हार्ट पेशेंट होते हैं, या कि जो जिनको सांस की बीमारियां होती हैं। अच्छा, 151 से 200 तक अगर हो AQI, तो ये अनहेल्थी है। 200 से 300 तक पहुंच जाए अगर, तो वेरी अनहेल्थी है। और अगर 300 से 500 के बीच में हो तो समझ लें कि मुज़र है फिर तो। लिखा हुआ है हेल्थ वार्निंग्स ऑफ द इमरजेंसी, ये तो इमरजेंसी कंडीशन फिर पैदा हो जाती है अगर 500 तक पहुंच जाए। और मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि लाहौर में 100 थी,
इस लाहौर में 1000 थी और मुल्तान में 1200 थी, लेकिन हम लोग इतने ढीठ लोग हैं कि हम लोग नहीं मरते, हम लोग आसानी से नहीं मरते। तो अच्छा, फिर बेटे मैंने मेन पॉइंट्स लिखे इसके। मेन पॉइंट्स आपको जितने नजर आए ना उतने आप लिख लो। 5 मेन लगे, 4 मेन लगे। अच्छा, मेन पॉइंट में बच्चे कहते हैं कि सर कैसे लिखें, सर हम पूरे सेंटेंस लिख लें। मैंने कहा भाई सेंटेंस लिख लो। कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाना चाहते होते हैं कि लाहौर में एयर पोल्यूशन की बात हुई, फिर हेल्थ रिस्क की बात हुई, फिर गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन आई, फिर जॉइंट एफर्ट हमें करनी चाहिए, फिर री इवेल्युएशन। ये री इवेल्युएशन का कहा है आपको आपके राइटर ने। फिर रूट कॉजेज बताई कि इसकी वजह कौन कौन सी हैं। फिर वार्निंग दी, एंड में वार्निंग दी। वार्निंग पे उसने बात खत्म की आपके राइटर ने। तो ये आपकी मर्जी है बेटे, मिस ये मेन पॉइंट्स आपने सेंटेंसेस पूरे लिखने हैं वो लिख दो, या मेरी तरह ये पॉइंट्स लिखने हैं तो पॉइंट्स लिख दो। 7वें नंबर पे ना, 7वें नंबर पे एक अच्छा सा टाइटल दो, जैसे लाहौर स्मोक क्राइसिस कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड रीजनल चैलेंजेस। रीजनल नहीं लिखना तो चैलेंजेस लिखते हैं। और दिल करता है काम करने का, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है। जब आपको इसकी लत पड़ जाएगी तो आप फिर इंजॉय करोगे इसे, क्योंकि बड़ी लज्जत दुनिया में एक जानने की लज्जत है। टू नो समथिंग इज वेरी प्लेजरेबल, कि हमें आती है चीज और दूसरों को नहीं आती। 8वां टाइटल आप उसका डिस्कोर्स एनालिसिस भी कर दें। अगर दिल है तो आप ऐसे भी करो, एंड यानी आप ये बता दो कि उसने एक से लेके आप ये बता दो कि उसने 1 से लेके 4, उसने पहली 4 लाइनों में इंफॉर्मेशन दी है। यानी राइटर जिस जिस तरह लेके चला है ना आपको, उसकी चाल के पीछे पीछे कमेंट्स करो कि 1 से 4 लाइनों के अंदर इंफॉर्मेशन है, और आखिरी लास्ट 3 लाइंस के अंदर, यानी ऐसे करते करते अगली 3 लाइनों में ये है, 6 से 6 7 8 लाइन में ये है। यानी कि उसके ऊपर आप ना मोहरे लगाते जाओ, ठप्पे लगाते जाओ, मोहरे लगाते जाओ, कि शुरू में उसने ये कहा, फिर उसने कॉजेज बताई, फिर इफेक्ट्स बताए, फिर इंफॉर्मेशन दी, फिर उसने हुकूमत की ओपिनियन दी, और आखिर में जो लास्ट फर्ज करें 4 लाइंस में उसने एक वार्निंग दिया है। तो देखें कि उसका डिस्कोर्स कैसा है। डिस्कोर्स एनालिसिस को इंतहाई सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बताऊं कि आपने अपने राइटर की चाल देखनी है बस। उसने आपने ये देखना है कि उसने आर्गुमेंट बनाया कैसे, और जो आपके जहन में आता है ना वैसा वैसा आप लिखो। जहां हाथ खड़े हो जाएं, जहां बिल्कुल हाथ खड़े हो जाएं, तो वहां चैट जीटीपी से मदद ले लिया करो। लेकिन खुदारा ऐसा ना करना कि आप एडिटोरियल को पहले ही चैट चैट जीटीपी पे डाल के तो उसका ये सारे काम उससे करवा लो। फायदा नहीं होगा ना बेटे उससे, क्योंकि आपने खुद लिखना है। एग्जाम में तो आप एआई को नहीं ना यूज कर सकोगे। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है। ये था जी आज का काम। अब कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिए आप। और अच्छा टास्क, सर, ये पूछना था। और आखिरी बार मैं गुजारिश करूं कि टास्क जो है ना वो मैं आपको भेज देता हूँ आज। जी आप पूछिए। अच्छा अच्छा सर, ये पूछना